हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई ने रिसेंटली 2 अक्टूबर को अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बात करी है उसमें। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया था वैकेंसीज़ को लेकर के। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल्ड में जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए भी हैं। तो रेगुलरली लोग पूछते थे कब वैकेंसी आएगी, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को यही बोला था कि एंड ऑफ द ईयर आएगी, लेकिन वैकेंसी थोड़ा सा जल्दी आ गई है। ठीक है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यार समझेंगे। तो जो पोस्ट निकली हुई है उसमें आप देख रहे होंगे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और फूड एनालिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकली है। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, ट्रांसलेटर की और इसके साथ ही साथ आईटी मैनेजर की भी पोस्ट निकली हुई है। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या हैं। ठीक है, हर पोस्ट के लिए। ठीक, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप एफएसएसएआई से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना। और अदर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो जैसे एग्जाम का सिलेबस वगैरह ये सब चीज़ें, तो आप हमारी एक वेबसाइट है swaeducation.com पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करिए, वहाँ पर कुछ आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं एफएसएसएआई से रिलेटेड, जो कि है SWAeducation_official, यानी कि SWAeducation_official। और सेम चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम पेज भी है, वहाँ पर भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी 4500 प्लस मेंबर्स हैं। वहाँ पर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम इमीडिएटली उसको प्रोवाइड करा देते हैं वहाँ पर। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं एफएसएसएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसको देखते हैं और देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं एफएसएसएआई ने यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन निकाले। ठीक है, एक कंबाइंड नोटिफिकेशन DR010304, जिसमें कि मतलब 2 नोटिफिकेशन है, 2 एप्लीकेशंस के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट के लिए 2 नोटिफिकेशन है, उसको कंबाइंड करके यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया गया, जिसका नाम है मतलब कि DR0304। और एक हमारा DR03 है। ठीक है, एक DR04 है। तीनों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। ठीक, तो जो पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल, वो है कितनी, वो लगभग 255 पोस्ट है। ठीक है, तो 255 पोस्ट में पर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है प्रिंसिपल मैनेजर की। ठीक है, जिसका पे लेवल जितनी पोस्ट निकली है उसमें सबसे ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि 13 पे लेवल की ये पोस्ट है। और जिसमें मतलब स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या है, एक तो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन या फिर मार्केटिंग, इनमें से अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है वो 50 है और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 है। ये काफ़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक और है पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर में जो पे लेवल रहने वाला है वो 13 रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, एडमिन और फाइनेंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर। देखिए, ये जो एज लिमिट दी गई है ना, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी से करते हैं, अगर ओबीसी से हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप जो आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल जाएगा। बाकी SC ST को जो भी 5 ईयर का मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 5 है। उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की जो पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल है और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है और जो टेक्निकल ऑफिसर, लगभग इनका सिलेबस सेम रहने वाला है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी जो पे लेवल है वो 10 रहने वाला है। ठीक है, अब टेक्निकल है तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो आपका है वो आपका फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस में होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, वो सारा टेक्निकल से रिलेटेड आ जाएगा। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो भी 35 है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 9 है। डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पर जो पे लेवल रहने वाला है वो 10 रहने वाला है। देखिए, पे लेवल अगर आप देखेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पे स्केल को जब आप देखेंगे, ठीक है, 7th पे कमीशन को देखेंगे तो वहाँ पर जब लेवल चेक करेंगे तो वहाँ पे 10 लेवल पे जो कुछ सैलरी की कैटेगरी दी हुई है तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सैलरी आपकी रहने वाली है।
तो इसमें भी जो स्पेशलाइजेशन है वो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। इसमें एक और कैटेगरी है मार्केटिंग की, जिसके लिए एक पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है, ये जो मेन DR04 के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर फूड एनालिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर IT। तो फूड एनालिस्ट में जो पे स्केल रहने वाला है वो 10 रहने वाला है, ठीक है। और जो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो आप देखेंगे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इनसे थोड़ा सा सीनियर लेवल की पोस्ट होती है फूड एनालिस्ट की, ठीक। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 35 रहने वाली है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। टेक्निकल ऑफिसर में जो पे लेवल है वो रहने वाला है 7 और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसका भी 7। यानी कि दोनों का जो पे स्केल होता है ना, लगभग सैलरी वगैरह सेम होती है, सिलेबस भी सेम होता है, और आप देखेंगे कि जो एज क्राइटेरिया है वो भी सेम रहता है। डिफरेंस बस यही रहता है मेजर कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसको फील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होता है, बाकी टेक्निकल ऑफिसर को फील्ड में कोई भी काम नहीं करना होता है। और अगर हम देखें तो एज लिमिट भी सेम है, और जो टेक्निकल ऑफिसर है उसकी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 125 हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक तरीके से अगर देखें सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में तो केवल 37 पोस्ट हैं। तो सेम यही 2019 में भी था, 125 के आसपास टेक्निकल ऑफिसर की थी और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जैक्ट 37 पोस्ट थी 2019 में, तो इस बार भी 37 ही है, ठीक। लेकिन आप ये देख सकते हो कि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, टफ रहने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अभी अवेयर हो गए हैं, पहले इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे FSSAI को लेकर के। असिस्टेंट मैनेजर IT की बात करें तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 4 हैं, एज लिमिट मैक्सिमम जो है वो 30 रहने वाली है, और यहाँ पर भी जो पे लेवल है वो 7 है। असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पर भी 2 कैटेगरी हैं, एक जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, और बाकी ये सोशल वर्क और साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर और लाइब्रेरी साइंस में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी में 2-2 पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सैलरी रहने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में 6 पे लेवल रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है और 33 पोस्ट है यहाँ पर। हिंदी ट्रांसलेटर का यहाँ पर देखेंगे कि आप सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर तो यहाँ पर आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एज लिमिट 30 है और नंबर 1 ही पोस्ट है यहाँ पर। पर्सनल असिस्टेंट 12th स्टैंडर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 19 पोस्ट है। IT असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है, 3 रहने वाली, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा डिटेल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा। शायद जूनियर असिस्टेंट के लिए आप 12th ग्रेड पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th स्टैंडर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, बट पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये थोड़ा सा हो गया कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं DR04 पे। यानी कि ये एक और नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, जिसमें इन्होंने कुछ पोस्ट के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 233 पोस्ट के बारे में बात करी गई है, और जो DR03 है यहाँ पर 21 पोस्ट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर वेरियस पोस्ट इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रमोशन लेवल से कोई भी पोस्ट को फिलअप नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू को क्वालिफाई करके ही पोस्ट ले सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी नोटिफिकेशन तो काफ़ी बड़ा है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की वो है 7 नवंबर, यानी कि आपको 1 मंथ मिलने वाला है। यहाँ पर 1 मंथ के अंदर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि FSSAI में जो भी डेट है वो एक्सटेंड नहीं होती है, बहुत कुछ रेयर केस में ही ऐसा होता है, वरना नहीं होता। तो आप ईज़िली आप कोशिश करिएगा कि फॉर्म को आप टाइम से पहले भर लें, क्योंकि सर्वर वगैरह का इशू हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये टेंटेटिव डेट वगैरह उसकी चीज़ें बाद में देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। एक्सपेक्टेड ये है कि जैन और फेब के आसपास एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब ये कुछ पोस्ट के बारे में ये तो हम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं, और जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर 37 पोस्ट हैं यहाँ पर, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 14 पोस्ट हैं, EWS के लिए 4 पोस्ट हैं, टेक्निकल ऑफिसर में अनरिजर्व के लिए 50 पोस्ट हैं, और आप देखेंगे कि EWS के लिए 13 पोस्ट हैं, और OBC के लिए
33 पोस्ट है। इसके बारे में हम पीछे देख चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम की जो फ़ीस रहने वाली है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन 500 इंटीमेशन चार्जेस है। तो ये 1500 रुपये फ़ीस आपको पे करनी है, ठीक है। और उसके बाद में SC ST EWS और वुमेन और एक्स सर्विस मैन या फिर PWBD हैं कैटेगरी में आते, तो उनके लिए फ़ीस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 500 पे करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये फ़ीस के लिए हो गया। उसके बाद में पे स्केल के बारे में देख ही चुके हैं। और यहाँ पर नेशनैलिटी की अगर बात करें तो अगर आप इंडिया से तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भूटान से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। अगर 1962 के पहले कोई तिब्बत से आया है, तिब्बतियन अगर कोई आया है यहाँ पे आकर रह रहा, तो भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लें कि हाँ ये एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो जैसे अगर हम बात करें फूड एनालिस्ट की, तो फूड एनालिस्ट का जो एग्ज़ाम की जो स्टेजेस हैं वो एक तो रिटेन एग्ज़ाम रहेगा, उसके साथ ही साथ इंटरव्यू रहेगा। और रिटेन जो टेस्ट रहने वाला है उसका 85% वेटेज रहेगा, और जो इंटरव्यू है उसका 15% वेटेज रहेगा। ये फूड एनालिस्ट के लिए हो गया। टेक्निकल ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर में, जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में बताया कि इंटरव्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हुआ है 2019 और यहाँ 2021 में थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है यार, कि पहले जो है ना एक CBT एग्ज़ाम कराते थे ये, उसके बाद में एक ये रिटन एग्ज़ाम कराते थे। CBT 400 का होता था, रिटन 100 मार्क्स का होता था। लेकिन अभी क्या हुआ ना, अभी यहाँ पर जो है एक CBT एग्ज़ाम है, दूसरा भी CBT एग्ज़ाम है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि पहला CBT का लेवल जो है वो काफ़ी एक नॉर्मल लेवल रहेगा, लेकिन CBT 2 का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई लेवल हो सकता है, एडवांस लेवल हो सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और जब सिलेक्शन जब होगा तो दोनों का ही जो वेटेज है वो 50% लिया जाएगा, तब आपकी एक फाइनल रैंक बनेगी, और तब देखा जाएगा जिस अकॉर्डिंग टू द रैंक, अकॉर्डिंग टू द मेरिट, किसको कौन सी पोस्ट देनी है, या फिर किसका सिलेक्शन होगा या किसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज़ और है ना यहाँ पर, जो अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो नंबर ऑफ़ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन 2 ही पोस्ट के लिए मैक्सिमम मेरे हिसाब से अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको 2 रजिस्ट्रेशंस करने होंगे, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में ये हो गया आपकी, ये 4 पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर IT। इनके लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। उसके बाद में जो हिंदी ट्रांसलेटर है वहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा, नो इंटरव्यू, नो सेकंड CBT, ठीक है। यहाँ पर क्या है, असिस्टेंट के लिए भी यही है, बाकी सारी पोस्ट के लिए सेम यही रहने वाला है, ठीक है। कोई मतलब 2 CBT एग्ज़ाम नहीं होंगे। फूड एनालिस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, बाकी जो पोस्ट हैं उसमें CBT 1 CBT 2 होगा, और कुछ पोस्ट के लिए में एक ही एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं CBT क्या है। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, वहाँ पर जाके आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। फिर है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT स्टेज 2, कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:20। देखो यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया। कहने का मतलब है एक पोस्ट के लिए वो 20 लोगों को बुलाएंगे CBT 2 देने के लिए। तो CBT 1 में जिसके मेरिट में मार्क्स बहुत अच्छे होंगे उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, अगर वो जनरल या ओपन कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो 20 को बुलाया जाएगा। उसके बाद में उसमें से वो देखेंगे कि क्या मार्क्स, फिर उसमें CBT 1 के मार्क्स देखेंगे, CBT 2 के मार्क्स देखेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें आपके मन में ये भी आ रहा होगा, अगर ऐसा होता है कि सेम मार्क्स हो जाते हैं कैंडिडेट के तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और जिसमें इंटरव्यू है एक पोस्ट में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 1:5 का रेशियो, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो, ठीक, कॉल लेटर भेजेंगे। और उसके बाद में आगे देखें ना, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिज़र्वेशन एंड रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम देख लें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताना है। हाँ, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिजोल्यूशन इन केस ऑफ टाई एट द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन। देखिए अगर फाइनल स्टेज पे पहुँचते हैं
कुछ कैंडिडेट सेम मार्क्स लेकर के पहुंचते हैं, तब क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो सिलेबस में या फिर कहीं पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन गेट और नेट दिया रहता है कि कहीं आईसीआर या फिर सीएसआईआर या फिर नेट क्वालिफाई किया हो या फिर गेट क्वालिफाई किया हो, वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, देखिए, इन केस ऑफ 2 और 3 कैंडिडेट स्कोरिंग सेम मार्क्स एट फाइनल स्टेज द कैंडिडेट possessing a desirable qualification wherever applicable as per recruitment regulations shall be given preference if देख कह रहे हैं यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वहाँ पर सेम मार्क्स लेकर के जाते हैं 3 कैंडिडेट, सेम मार्क्स के साथ फाइनल स्टेज में पहुँचते हैं या फिर फाइनल स्टेज में क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ पर जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जिसके पास होगी उसको वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, अगर कोई नेट और गेट या फिर आईसीआर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो। अगर वहाँ पे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होता तब क्या होगा, उसके आगे भी सॉल्यूशन है। इफ़ द टाई स्टिल परसिस्ट द कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल गेट प्रेफरेंसेस। अब उस केस में क्या होगा कि अगर ये सारी, अगर मान लिया वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जो कैंडिडेट वहाँ पे ओल्डर इन एज है, जिसकी एज ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंसेस दी जाएगी। उसके बाद में क्या है, अगर तब भी चलिए कुछ नहीं होता है तो इफ़ द टाई कंटिन्यू, अगर मान लिया तब भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, द टाई विल बी रिजॉल्व बाय द रेफरिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आता है, ठीक है, मान लिया किसी का नाम ए से है और किसी का नाम डी से है, तो ए वाले को वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि बाद में आप इन सब चीज़ों को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रिजर्वेशन को लेकर मैंने जो बताया ना कि जो भी कैंडिडेट हैं एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रिलैक्सेशन रखा है हर गवर्नमेंट जॉब के लिए, एवरी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं रहने वाला। जैसा कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। बाकी आगे आप देख लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और अब हम आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारे लोग ये मैसेजेस आए। तो अगर आप फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना मैंडेटरी है। तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, और जो लोग फूड एंड न्यूट्रिशन से हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ये सारा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर आपके पास 4 ईयर डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल और डिग्री इन वेटनरी साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ और इन एन एसोसिएटेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट। यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपका 3 ईयर यानी कि 3 ईयर का कोई बीएससी वगैरह है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे 4 ईयर ही मांगते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर से काफ़ी अपर लेवल की ये पोस्ट होती है फूड एनालिस्ट की, ठीक है। तो उसके बाद में आगे आप देखेंगे और क्या रखा हुआ है, एंड हैज़ एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ फूड, और 3 ईयर का एनालिसिस ऑफ फूड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ फूड एनालिस्ट बाय अ, जैसे कि इसके पहले एफएससीआई ने एक एग्ज़ाम निकाला था ना फूड अथॉरिटी ने कि फूड एनालिस्ट और जूनियर फूड एनालिस्ट के लिए, तो वो एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वही गेट और CSIR वगैरह रखा गया। टेक्निकल ऑफिसर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल और ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इन सब में अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो अगर आपने पीजी किया हुआ है इन सब में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजी इन डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर्स किया हो
या फिर पीजी इन डिप्लोमा किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीटेक या फिर बी किया हुआ है, यानी कि 4 ईयर डिग्री कोर्स किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नॉट लेस देन 4 ईयर ड्यूरेशन, 4 साल से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी देख रहे हैं आप एजुकेशनल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट या फिर CSIR और इसके साथ ही साथ ICR को रखा गया है। उसके बाद में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके लिए आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है एनी अदर इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जितनी ये दी गई हैं आप इन्हीं में से अगर आपके पे पास कोई डिग्री या फिर मास्टर डिग्री है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आप मैनुअली किसी चीज़ को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जो डिग्री वगैरह हैं जो भी वहाँ पर आपको ऑप्शंस में मिलेंगी, आपको ऑप्शन में क्लिक करना होगा। मैनुअली आप किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिलअप नहीं कर पाएंगे जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। यहाँ पर भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वही गेट, CSIR या फिर ICR को रखा गया। उसके बाद में डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं। असिस्टेंट वगैरह के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, जूनियर असिस्टेंट 12th स्टैंडर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम के बारे में। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो कितने रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 103 यानी कि 103 एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन से जो हैं, जो थोड़ा सा अच्छी सिटीज़ हैं उनको रखा गया है यहाँ पर। तो आप अपने आसपास जो भी सिटी है उसको लॉक कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो ये हो गया थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में डिटेल। और जो एग्ज़ामिनेशन CBT 2 है उसके लिए देखिए यहाँ पर 24 सेंटर है। CBT 1 जो होगा वहाँ पर 103 सेंटर हैं। CBT 2 जो है उसके लिए जो है कितने सेंटर हैं, 24 सेंटर हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो डिफरेंट होंगे आपके, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये था यार एग्ज़ाम के बारे में। मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाए। इसके बावजूद अगर कुछ रह जाता, कुछ ऐसा है आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस पिछला वाला ही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। FSSAI के सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हमारी बुक्स वगैरह परचेज़ की है तो आपको दोबारा से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने कुछ टॉपिक अगर ऐड करेंगे उसमें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये DR03 जो है ये भी सेम नोटिफिकेशन ही है, बस यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट पोस्ट है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर की है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की है और एक डिप्टी मैनेजर की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाला गया है। इसके लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके लिए तो। अब हम चलते हैं सिलेबस पे, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, तीनों के लिए सिलेबस सेम रहना है। वो 1-2 पॉइंट इधर उधर अगर होते हैं तो वो अलग बात है, वरना सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का जो सिलेबस है वो तो एकदम सेम रहने वाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 10 से 20%, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो CBT एग्ज़ाम आपका होगा उसका जो सिलेबस रहने वाला है मेरे हिसाब से, अभी अभी हालांकि उन्होंने सिलेबस निकाला नहीं है उसको लेकर के, जो रिसेंटली पोस्ट निकली है, लेकिन सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज होगा तो हम दूसरे वीडियो में आपको अपडेट दे देंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर देखेंगे कि आपका पार्ट A पार्ट B 2 पार्ट रहने वाले हैं आपके CBT में। तो जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो एक तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका एक जनरल इंटेलिजेंस होगा जिसमें आपका रीजनिंग और थोड़ा मैथमेटिक्स होगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी और जोग्राफी वगैरह रहेगा। इसके बाद में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा और आपका कंप्यूटर लिटरेसी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल कितने आएंगे, 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे कि जो भी देखेंगे आप, वर्बल रीजनिंग हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होती हैं, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं जो आप नॉर्मल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी आने वाली हैं, ठीक है।
जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है कि आप बहुत अच्छे से एकदम पीसीएस लेवल का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी लेवल का जनरल अवेयरनेस पढ़ने जा रहे हैं, उतना आपको नहीं पढ़ना है। वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आने वाले, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आपको मेन फोकस आपके टेक्निकल सिलेबस पे करना है। तो यहाँ पर आपका पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहाँ से आपके इकोनॉमिक्स हो गया, मेनली क्वेश्चंस बनेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसन में आप देखेंगे कि तो कॉम्प्रीहेंसन काफ़ी आसान होता है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो आप कर लेंगे। थोड़ा बहुत ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोपोजिशन और कंजंक्शन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत इजी रहने वाला है। कंप्यूटर लिटरेसी में एमएस ऑफिस हो गया, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, किसके लिए किसको यूज़ किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार भी आए थे, ठीक। तो ये आपका पार्ट ए का सिलेबस रहने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। तो इस पे ना आप बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। कंप्यूटर के लिए जो है वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो सिलेबस आपका रहने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका है ये आपका टेक्निकल सिलेबस है, ठीक। ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में आपका पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी में आप देख पा रहे हैं कि जो फंक्शनल नॉलेज है और आपका जो टेक्निकल सिलेबस होता है वो सारा पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर 25 क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं वो आपके होंगे इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ से, ठीक है। अगर सिलेबस चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ से। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर के हमने बहुत सारे वीडियोस बना करके डाले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो एपेडा, बीआईएस, ईआईएस और एमपेडा से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो हमने थोड़ा बहुत बना करके डाले हुए हैं। बाकी ऑल ओवर कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारी बुक प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड उसमें नहीं मिलेगा आपको, बाकी जितना टेक्निकल पोर्शन है वो आपको सारा मिल जाएगा। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, लॉ, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विथ रिगार्ड टू फूड सेफ्टी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आ जाएगा, इसमें हमने बहुत डिटेल में इसको फिनिश किया हुआ है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगी। उसके बाद में बात करें दूसरा जो सेक्शन है वो है एफएसएसएआई रोल फंक्शन इनिशिएटिव। इसको हमने बुक में बहुत अच्छे से ख़त्म किया हुआ है। बाकी एफएसएसएआई के इनिशिएटिव के लिए भी हमने वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी जो है वो भी हमने फिनिश किया है वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं। लगभग आपके वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो बुक भी हमारी प्रेफर कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, यानी कि फूड पैकेजिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग और फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद में आप देखेंगे प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री। तो फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड जब आप जाएंगे तो फूड केमिस्ट्री में एंजाइम्स, विटामिन्स और लिपिड्स वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। उसके बाद में लास्ट में जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन, जिसमें आप देखेंगे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड बॉर्न डिजीज़ हो गया, ठीक है। और ओवरव्यू ऑफ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स क्या रहता है, ठीक। इसमें आप देखेंगे कि पूरा आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। सारी चीज़ें बुक में अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अगर और कहीं से पढ़ना चाहते तो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। तो ये आपका जो सिलेबस जो होगा ये आपका टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 300 मार्क्स ये हो गया, प्लस 100 मार्क्स हो गया, यानी कि 400 मार्क्स का आपका सीबीटी रहने वाला है, ठीक है, अगर सिलेबस नहीं चेंज होता है तो इसके आगे हम चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आपको कैसे चीज़ें फिनिश करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें, ठीक है, तो आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च करते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन सर्च करते हैं या फिर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये श्योरिटी नहीं मिलेगी कि आपका कंटेंट पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन हम आपको श्योरिटी दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हमारी बुक से पढ़ भी रहे हैं। जब वैकेंसी नहीं आई थी तब से वो लोग पढ़ रहे हैं। तो इस बुक में जो है ना इस टाइम पे 462 पेजेस हैं, 462 पेजेस की ये बुक है। इस बुक में
हमने सारे सिलेबस को फिनिश किया है। जनरल एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड में हमने कंप्यूटर को फिनिश किया है। यानी कि अगर आप इन दोनों बुक्स को ले लेते हैं तो आपका 300 यानी कि 310 नंबर, यानी 10 मार्क्स का कंप्यूटर, 310 मार्क्स का आपका सिलेबस कवर हो जाता है। बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स के लिए आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि अगर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी दो बुक्स हैं। एक तो है फूड आई स्पेशल बुक फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें 462 पेजेस हैं। बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो बुक है वो कंप्यूटर अवेयरनेस की, यहाँ पर 62 पेजेस हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको जितने भी हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं अभी तक अपलोडेड हैं, काफ़ी लेंदी लेक्चर्स हैं, उनके हम आपको PDF लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा लगभग। और मैं ये श्योरिटी देता हूँ, इस बात की श्योरिटी देता हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करो, आप ऑनलाइन कोई भी बुक परचेज कर लो, इतनी बुक की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन आपका सिलेबस तब भी फिनिश नहीं होगा। हमने इस बुक को सिलेबस के अकॉर्डिंग और स्पेशली फॉर द FSSAI एग्ज़ाम ही डिज़ाइन किया है। तो एक बुक जो है ना वो आपके कितने सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, एक तो आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप इस बुक से पढ़ सकते हो क्योंकि सिलेबस सेम है। FSO के लिए, अब आप FSO के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इसी बुक से आप FSO के लिए पढ़ सकते हो। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए भी अप्लाई करते हो तो भी आपको इसी नोट से पढ़ना है। यानी कि मतलब इतना कम कॉस्ट है, इतना कम कॉस्ट है कि मतलब बहुत बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट है। ठीक है, और आप जब कंपेयर करेंगे तो यूट्यूब पे जितने भी लोग कोर्सेज सेल कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनसे हाफ से भी हाफ अमाउंट है। ठीक है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, 1/4 अमाउंट हमने इसको रखा हुआ है अपनी बुक्स का। और आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कम है तो कंटेंट नहीं अच्छा मिलेगा, कंटेंट भी आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो अगर कंटेंट की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कंटेंट क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। हाँ, बुक्स लेने के लिए आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, तब आपको वहाँ पर डिटेल में अगर कुछ पूछना है और क्या प्रोसीजर है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, अ, तो अगर हम बुक की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक, तो ये वो बुक है। ठीक है, तो इस बुक को मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या कंटेंट है बुक के अंदर। तो बुक में आप देख पा रहे हैं तो जो इनिशियल पेजेस हैं, जो स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं, वहाँ पर आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, सिलेबस जो है। उसके बाद में कंटेंट की बात करें तो जो इसमें जो बुक में है हमने 22 चैप्टर्स को कवर किया है, 22 चैप्टर्स बनाए हैं और बाकी किसी भी टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है यहाँ पर। तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पहला चैप्टर हो जाएगा आपका। दूसरे चैप्टर में हमने FSSAI के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आपका FSSAI के रोल्स, फंक्शन, फूड अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर फूड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, तो 2011 वाला जो एक्ट है, जिसमें आप लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल वो यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया क्या है, फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है, उसके बारे में है डिटेल चैप्टर ये। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो FSSAI इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। और फिर देखते हैं आप, ये चैप्टर नंबर 11 में फूड एडिटिव्स के बारे में है, चैप्टर नंबर 12 में फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस है, चैप्टर नंबर 13 फूड सेफ्टी ऑडिट एंड फूड सेफ्टी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 जो है फूड अलर्ट एंड फूड रिकॉल के बारे में। फूड रिकॉल के बारे में आप बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जब 2015 के अराउंड में कुछ केस हुआ था मैगी का, तो फूड रिकॉल प्रोसीजर के थ्रू ही मैगी को जो विड्रॉ किया गया था। विड्रॉ करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी स्टोर्स या फिर जो भी नॉर्मल शॉप्स हैं जहाँ पर भी मैगी थी, उसे वहाँ से विड्रॉ किया गया था, वापस उठाया गया था वहाँ से, कि जिससे जो है फूड से होने वाला जो भी हैज़ार्ड है उसको रोका जा सके, जो भी रिस्क है वो बढ़े ना, इस वजह से उसको रोकने के लिए ये किया गया था। उसके बाद में केमिस्ट्री ऑफ फूड्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारा फूड से रिलेटेड विटामिन्स और ये आपका मिनरल्स और लिपिड्स और फैट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 18 में आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 19 में फूड न्यूट्रिशन है, चैप्टर नंबर 20 फूड प्रोसेसिंग के बारे में, चैप्टर नंबर 21 फूड प्रिजर्वेशन के बारे में है, चैप्टर नंबर 22 में कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स एनालिसिस है। ठीक है, तो ये आप बुक को थोड़ा सा देख लीजिए। अब मैं बुक को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए कि मतलब बुक का कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा फ्लो चार्ट के थ्रू, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 है, ये काफ़ी लेंदी है। चैप्टर नंबर 4 में आप फूड सेफ्टी इकोसिस्टम के इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इकोसिस्टम चलता है। फिर चैप्टर नंबर 5 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताया गया।
और फिर ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स के बारे में। ठीक है, पूरा बुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में है, यानी कि जीएमओ के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर आप देखेंगे फूड लेबलिंग एंड पैकेजिंग के बारे में है। यहाँ पे पूरा फूड लेबलिंग और पैकेजिंग को कवर किया, यानी कि किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं गया है। इतने सारे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जब आप कोई बुक भी परचेस करेंगे, वो भी एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के बारे में है चैप्टर नंबर 10 में। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर, इसमें हमने फूड एनालिसिस और टेस्टिंग के बारे में बताया हुआ है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है जिसमें फूड एनालिसिस और टेस्टिंग के बारे में बताया। फूड लेबोरेटरी के बारे में आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 18 है जिसमें एंजाइम्स इन फूड के बारे में है। फिर कौन कौन से फूड से रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 19 में आप फूड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे आप इसमें। उसके बाद में ये हमारा चैप्टर आ जाता है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। आप देखेंगे लास्ट में 2 चैप्टर फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग के बारे में है। ये 21 चैप्टर जो है वो फूड प्रिजर्वेशन है। तो ये है हमारा बुक, लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो ये था हमारा बुक का रिव्यू। ठीक है, कोई आपको बुक नहीं दिखाएगा ओपन करके क्या कंटेंट वो आपको दे रहे हैं, क्या नोट्स वो आपको दे रहे हैं, वो केवल हम ही आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपको दिखाएंगे भी नहीं कि आपको क्या देने वाले हैं। तो जो भी है, जो भी कंटेंट है वो मैंने आपको शो कर दिया है। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, वैसे आप कहीं और से भी ले सकते हैं। कहीं और से लेने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ से भी अच्छा लगे वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको कॉम्पिटिट करना है, कुछ कैंडिडेट यहाँ से लेकर के पढ़ेंगे, कुछ कैंडिडेट कहीं से लेकर के पढ़ेंगे। आपको कंपटीशन में बैठना है, आपको देखना है कि आपको कितना अच्छा कंटेंट लेकर के एग्ज़ाम देना है। तो ये था यार कुछ एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सकता है वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, आपको नोट्स कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, अब तैयारी करनी कैसे है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो तब तक के लिए उस वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हम डिटेल में समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये कुछ लिंक्स हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।